हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है ग्राम विद्या एजुकेशनल चैनल में। ये चैनल जो है विशेष करके विद्यार्थियों को कह सकते हैं कि उसके पढ़ने में कह सकते हैं कि सहयोग देने के लिए जो है कि बनाया गया है। और जो इस बार कह सकते हैं कि 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए वीडियो काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जिसे हम कर सकते हैं कि एग्जाम के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, साथ में कर सकते हैं कि हम वहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन था कैसे। देखिए, क्वेश्चन काफी सुंदर है। यानी असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। अब देखिए, एक जानकारी आपको इसी क्वेश्चन के अंदर है। क्या? तो जो असहयोग आंदोलन है वो प्रथम क्या है? जन आंदोलन है। जन का मतलब क्या होता है? लोग। ठीक है। तो यहां से हमें यह सीखने को मिलता है कि असहयोग आंदोलन जो है वो प्रथम कह सकते हैं कि एक जन आंदोलन के रूप में जाना जाता है। मतलब एक ऐसा आंदोलन था जिसमें देश के जो लोग थे वो शामिल हुए थे। ठीक है। तो इसलिए असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज हमें यहाँ सीखने के लिए मिलता है कि असहयोग आंदोलन जो है वो जन आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस आंदोलन में भारत के कह सकते हैं कि जो जनता था, लोग थे, वो शामिल हुए थे और शामिल होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाए थे। दूसरा, असहयोग आंदोलन जो है इसके बारे में भी हम लोग देखे थे। नाम से बदलता असहयोग, मतलब हमें सहयोग नहीं करना। यानी ये एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों को जो सहयोग किया जा रहा था भारतीयों के द्वारा, तो उसे क्या करना था? तो उस सहयोग को रोकना था, उसका बहिष्कार करना था। और कह सकते हैं कि जिस भी तरह से चाहे तो हम कह सकते हैं कि उसके साथ काम करके या अंग्रेज के सरकारी जो काम काज था उसमें हम शामिल होकर के भी उसको सहयोग कर रहे थे, या उसके वस्तु को खरीद करके हम लोग उसको सहयोग कर रहे थे। मतलब किसी भी रूप में भारतीयों के द्वारा जो अंग्रेजों को एक तरह सहयोग किया जा रहा था तो उसे रोकना था। तो असहयोग आंदोलन जो था वो एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन के तहत जो है कि अंग्रेजों को जो भारतीय लोगों के द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा था, सहयोग किया जा रहा था, जिससे उनकी शासन, जिससे कह सकते हैं उनकी प्रशासन चल रहा था, तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि उनके सहयोग को क्या करना था? रोकना था, ताकि उसे आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या है? कमजोर। और साथ में यहाँ पर क्या था कि असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का भी कह सकते हैं उपयोग पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया था, कि ताकि जो अंग्रेज है उसको मतलब आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से कमजोर किया जाए। आर्थिक मतलब कि जब हम उसका वस्तु नहीं खरीदेंगे तो उससे उसकी आमदनी नहीं होगा, तो आर्थिक रूप से कमजोर होगा। राजनीतिक का मतलब क्या होता है कि जो भारतीय लोग अंग्रेजों के साथ कह सकते हैं मिलकर के जो काम काज करते थे, अंग्रेजों के सरकारी दफ्तर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में काम करते थे, तो इन लोग के क्या करना था? तो ये सारी चीज को छोड़ना था ताकि वो राजनीतिक रूप से क्या है? कमजोर हो सके। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी तरह से हमें अंग्रेज को कमजोर करना है, ताकि जो है कि हम उसको हरा सके और हम कह सकते हैं कि अपनी एक तरह से जो स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम चला रहे थे, या जिस भी उद्देश्य से हम कह सकते हैं कि आंदोलन कर रहे थे, वो हमारा उद्देश्य सफल हो सके। तो यहाँ से हम लोग 2-3 चीज सीखेंगे। डायरेक्ट केवल एक क्वेश्चन को यहाँ से नहीं समझना, यहाँ से समझना है। सबसे पहले ये भी याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा ठीक है। और ये कब चलाया गया था? तो 1920 में। ठीक ना। ये भी यहाँ असहयोग आंदोलन क्या था? ये एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन के तहत भारतीय लोगों के द्वारा जो अंग्रेजों का सहयोग किया जाना था उसे बंद करना था, और विदेशी जो वस्तु था उसके बहिष्कार भी करना था, उसका उपयोग पर क्या था? मतलब एक तरह से रोकना था। ये सीखे। असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन के रूप में जानते हैं, क्योंकि इस आंदोलन में है ना पहली बार कह सकते हैं कि देश के सभी लोग जो है कि शामिल हुए थे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किए थे। तो ये भी याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन था तो ये कैसे था? ठीक है। तो देखिए, हालांकि जितना हम बात बताए हैं उन सारी बातों से इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाना चाहिए। जैसे देखिए, असहयोग आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको 1920 में
1920 में चलाया गया था। ठीक है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जो कह सकते हैं कि अंग्रेजों का जो सहयोग किया जा रहा था, ठीक ना, उसको क्या करना था, रोकना था। साथ में कह सकते हैं कि जो हमें स्वदेशी कह सकते हैं कि जो वस्तुएं था उसके उपयोग को क्या करना था, बढ़ाना था। ठीक है, प्लस कह सकते हैं कि अपना एक तरह से शासन वगैरह, स्वशासन की कह सकते हैं कि स्थापना करने का भी इसमें उद्देश्य था। प्लस कह सकते हैं खिलाफत आंदोलन वगैरह भी इसमें शामिल था। तो ये सारे कई ऐसे कह सकते हैं कि मुद्दा जो था वो असहयोग आंदोलन से क्या था, जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब इस कारण से क्या होता है कि असहयोग आंदोलन में भारतीय जो लोग थे उन्हें इस आंदोलन के माध्यम से ये कहा गया कि हमें अपना कह सकते हैं कि देश के ही सारे वस्तु सेवाओं का उपयोग करना है, विदेशी वस्तु और सेवाओं को क्या करना, बहिष्कार करना है। साथ में अंग्रेजों को जो सहयोग दिया जा रहा है किसी भी तरह से, चाहे वो सरकारी हो या कह सकते हैं कि गैर सरकारी रूप में, तो हमें उसको क्या करना है, सहयोग नहीं देना है। तो इस तरह से ये सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके इस आंदोलन को चलाया गया। तो इससे देश के कह सकते हैं कि सभी लोग, या देश के कह सकते हैं कि जो जन यानी लोग जो है वो इस आंदोलन में क्या होते हैं, तो इस आंदोलन में शामिल होते हैं। इसी के कारण कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन को प्रथम कह सकते हैं कि जन आंदोलन के रूप में कहा जाता है, या तो फिर प्रथम जन आंदोलन के रूप में इसे जाना जाता है। तो आप आंसर दे सकते हैं इसे कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। आप कहिए कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन के रूप में था क्योंकि असहयोग आंदोलन में कह सकते हैं कि पहली बार देश के लोग इसमें शामिल होते हैं और शामिल होकर के अंग्रेजों का बहिष्कार करते हैं, उनको असहयोग करते हैं, मतलब एक तरह से उनकी जो सहयोग किया जा रहा था उसको रोकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रथम जो कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन जो था वो कह सकते हैं कि जन आंदोलन के रूप में जाना गया था, और ये 1920 में कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो ये सारे बात ध्यान रखिएगा, और यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट होता है। एक तो असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं, ये किसके द्वारा चलाया गया था, कब चलाया गया था, और इसे प्रथम जन आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ये सारे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन है गंदी बस्ती से आप क्या समझते हैं, जिसको स्लम बस्ती भी कहा जाता है। गंदी बस्ती या जिसे स्लम बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, से आप क्या समझते हैं। या इसकी शुरुआत की बात किया जाए, या इसकी शुरुआत की, या इसकी शुरुआत कैसे हुई, है ना। ये काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहाँ से हम लोग 3-4 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, केवल एक क्वेश्चन को हम लोग नहीं देखेंगे। अब देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ, गंदी बस्ती, है ना। अच्छा, हम लोग अलग अलग जगहों पर घूमते हैं या घूमने के लिए जाते हैं, अलग अलग गांव में भी जाते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे कि कुछ ऐसे गांव भी हमें मिलता है या दिखाई पड़ता है जहां पर कह सकते हैं कि अच्छी सुविधाएं नहीं होती हैं, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि वहाँ पर गंदगी फैला रहता है। लोगों की जो कह सकते हैं कि जो कुछ मूलभूत कह सकते हैं कि जो सुविधाएं, जैसे मतलब एक अच्छी रोटी, कपड़ा, मकान, या कैसे बिजली या अच्छे पानी, ये सब जो मिलना चाहिए वो भी वहाँ पर अच्छा नहीं होता। तो हम लोग कहते हैं नहीं कि बस्ती जो है वो काफ़ी गंदी बस्ती है। देख रहे हैं सही से रास्ता नहीं है, रास्ता में पूरा नली बह रहा है, अच्छे से पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छी मकान नहीं है, है। तो इस तरह की बस्ती को क्या कहते हैं, तो गंदी बस्ती कहते हैं। तो एक जानकारी हमें यहीं भी मिल जाता है कि गंदी बस्ती किसे कहते हैं, और इसी को स्लम बस्ती भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, स्लम बस्ती। तो गंदी बस्ती या स्लम बस्ती किसे कहते हैं, ये बात आपको क्लियर होगा कि वैसे बस्ती जहाँ पर कह सकते हैं कि लोगों के लिए न अच्छी कह सकते हैं कि सड़कें होती है, न अच्छी कह सकते हैं कि बिजली होती है, न कह सकते हैं कि साफ सफाई होता है, या कह सकते हैं कि अच्छे पीने के लिए पानी भी नहीं होता है,
अच्छी मकानें नहीं होती है ना, तो इस तरह की जो बस्ती होता है उसे कहा जाता है गंदी बस्ती, या इसी को स्लम बस्ती कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, देखिए एक तो स्लम बस्ती किसे कहते हैं ये देखिए। अब दूसरा, स्लम बस्ती की शुरुआत कैसे हुई? तो देखिए स्लम बस्ती की शुरुआत जो है वो औद्योगिक कारणों से, या कह सकते हैं कि औद्योगिकीकरण, औद्योगिकरण से होता है। अब कैसे औद्योगिकरण से होता है तो इसको थोड़ा समझेंगे। देखिए जैसे जब कह सकते हैं कि शहरों में है ना उद्योग वगैरह लगना शुरू हो गया, है ना, क्या लगना शुरू हो गया? उद्योग, या कह सकते हैं कि कारखाना। उद्योग या कारखाना की कह सकते हैं कि स्थापना हुआ, तो गांव से कह सकते हैं कि मजदूर जो थे, है ना, जो गरीब लोग थे या लेबर मजदूर था, वो अधिक संख्या में लोग जो है कि अपने घर को छोड़ करके वो कारखाना या कह सकते हैं उद्योग में काम करने के लिए क्या है वहां पर गए। और वो मजबूर भी थे, गरीब आदमी था, है ना, उसको जीने खाने के लिए कोई सुविधा ही नहीं था, तो वो क्या करता है, तो कहीं पे उद्योग धंधा लगता है तो लोग वहां पर क्या है कमाने के लिए जाता है। अब जब वहां पर कह सकते हैं कि कमाने के लिए गया, तब उसको रहने के लिए कोई जगह होगा चाहिए ना, तो वो कारखाना या उद्योग के ही कह सकते हैं कि आसपास में लोग क्या है तो झोपड़पट्टी ये सब लगा करके क्या है बसना शुरू कर दिया। ठीक है, अब वहां पर कह सकते हैं कि उसे अच्छी सुविधा भी नहीं मिला। ठीक है, तो एक कह सकते हैं कि ऐसे बस्ती का वहां पर कह सकते हैं कि विकास होता है जहां पर कह सकते हैं कि लोग तो हैं लेकिन लोगों के रहने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो उसको नाम दिया गया गंदी बस्ती, या उसी को कहा गया स्लम बस्ती। तो आपको 2 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। गंदी बस्ती या स्लम बस्ती किसे कहते हैं? तो वैसे बस्ती है ना जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैसे गंदगी होता है, साफ सफाई अच्छा नहीं होता है, लोगों को अच्छे से खाने पीने रहने की सुविधाएं नहीं होती है, लोग काफ़ी गरीब भी होते हैं, वहाँ के झोपड़पट्टी वगैरह होता है, तो उसे गंदी बस्ती कहा जाता है। और ऐसी बस्ती विशेष करके बड़े बड़े शहर की जो कारखाना वगैरह होता है तो उसके आसपास के कह सकते हैं कि जो स्थान होता है वहाँ पर बसा होता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, गंदी बस्ती या जिसे स्लम बस्ती कहते हैं, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुआ? तो औद्योगिकरण से। औद्योगिकरण का बोले कि जब उद्योग धंधे लगा, ठीक है, तो लोग कह सकते हैं कि गांव से या अलग अलग स्थानों से लोग वहां पर जो मजदूर लेबर वर्ग के जो लोग थे वहां पर कमाने के लिए जाते हैं अपने परिवार के साथ, और उसी कारखाना के आसपास में क्या है वो बस जाते हैं। और प्लस कह सकते हैं कि वहां पर एक ऐसे बस्ती का कह सकते हैं कि विकास होता है जहाँ पर लोग तो हैं लेकिन लोगों के रहने की अच्छी साधन नहीं है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि स्लम बस्ती की क्या होता है शुरुआत होता है। ये 2 काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हम लोग क्वेश्चन देखे, ठीक है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी। अब देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ करके उससे आप आंख में आंख डाल करके उससे बात करिए, वो क्या आपसे जानना चाहता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं ना समझ में आया तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि टफ है, नहीं, उसको समझिए, 1-2 बार उसको पढ़िए, है ना, उसके मतलब समझिए तो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, चलते हैं आगे। देखिए अगला और कह सकते हैं कि एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए। देखो, भारत को सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया क्यों कहा गया, क्यों कहा जाता था, क्यों कहा जाता ठीक है, अभी तो नहीं कहा जा रहा क्योंकि अभी भारत की स्थिति काफ़ी क्या है खराब है। सोने की चिड़िया को लेने समझना है कि भारत में उस समय सोने का चिड़िया होता था, ठीक है, वैसा कुछ नहीं। देखिए भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, क्योंकि जिस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था उस समय भारत से आपको सूती वस्त्र,
और आपका जो चाय वगैरह था, या कह सकते हैं कि गरम मसाला, ठीक ना, ये सारे सामान जो था इसको विदेशों में, ठीक है, भारत से कर सकते हैं कि सूती वस्त्र, गरम मसाला, चाय, ये सब जो था, गरम मसाला था, चाय नहीं, ठीक ना, उस समय कर सकते हैं कि भारत से अलग अलग देशों में कर सकते हैं कि सूती वस्त्र और गरम मसाला जो है बहुत ज़्यादा जाता था, ठीक है। और दूसरे देश से यानी विदेशों से भारत में इसके बदले में जो है कि सोना या और भी बहुमूल्य जो धातु था वो लाया जाता था, ठीक है। तो इसलिए उस समय भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। तो ध्यान रखेंगे कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, क्योंकि उस समय जो था वो भारत से है ना दूसरे देश में सूती वस्त्र और गरम मसाला ले जाया जाता था, और उसके बदले में जो है कि सोना या अन्य जो कीमती धातुएं थे उन धातुओं को भारत में क्या लाया जाता था। तो इसलिए कह सकते हैं कि उस समय भारत को कहा जाता था, सोने की चिड़िया, ठीक है। और भारत ऐसे भी उस समय समृद्ध देश के रूप में था। समृद्ध का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सभी तरह से लगभग जो है कि उसकी स्थिति ठीक ठाक होना। तो उस समय भारत की स्थिति क्या था, ठीक ठाक था। अभी ने भारत की स्थिति काफ़ी खराब है, जैसे महंगाई वगैरह हो गया, बेरोजगारी वगैरह हो गया, और भी कई तरह की समस्याएं जो है भारत के अंदर अभी देखने के लिए मिल रहा है। तो याद रखेंगे भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में उस समय जो था सूती वस्त्र और गरम मसाला इसकी उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, और इसे विदेशों में ले आकर के बेचा जाता था, और इसके बदले में वहाँ से लोगों को है ना सोना या और कीमती जो धातुएं था वो उनको मिलता था और उसे भारत लाया जाता था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो ये हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग डिस्कस किए हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, और अब नेक्स्ट टाइम से जो है कि हम लोग थोड़ा लाइव क्लास में ज्वाइन करने का प्रयास करेंगे और सिंपल तरीका से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। और क्वेश्चन को आप समझिए, ठीक ना, क्यों किसी को कहा गया कैसे कहा गया, क्या है, थोड़ा दिमाग के अंदर उसको दौड़ाइए। जैसे इसके पहला क्वेश्चन हम लोग देखें कि असहयोग आंदोलन है ना प्रथम जन आंदोलन करना है, तो पहला आंसर यहीं पे है। एक जानकारी यहाँ पर मिलता है कि असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन के रूप में भी क्या जाना जाता है, तो एक जानकारी यहाँ मिल गया। अब क्यों उसको जन आंदोलन कहा गया, क्योंकि जन मतलब लोग उसमें शामिल हुए, तब उसको जन आंदोलन कहा गया। तो इसलिए भी याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पहली बार देश के सभी लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए इसको प्रथम जन आंदोलन के रूप में कहा गया। और नाम से पता था असहयोग आंदोलन, मतलब ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें अंग्रेजों का जो सहयोग किया जा रहा था उसे किसी तरह से रोकना था, ताकि अंग्रेज कमजोर हो और फिर हम अपनी कह सकते हैं कि आंदोलन में सफल हो सके। तो ये भी याद रखेंगे। कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था, गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें और वो देखें कि स्लम बस्ती या कह सकते हैं कि गंदी बस्ती है ना। तो वैसे बस्ती को कहा जाता है कि जहाँ पर लोग तो हैं लेकिन लोगों के जीवन यापन करने के लिए जो अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे साफ पानी है ना, बिजली, अच्छी सड़कें, साफ कर सकते हैं कि मकान है ना, स्वच्छ हवा, तो ये सब चीज़ें जो है कि वहाँ पर नहीं होता है। तो इस तरह की बस्ती को क्या कहा गया, स्लम बस्ती, या इसी को कहा गया गंदी बस्ती। अब इसका विकास कैसे होता है या इसकी शुरुआत कैसे होता है, तो आप सोचिए। जब देश के अंदर कह सकते हैं कि औद्योगिकरण की शुरुआत होता है, मतलब उद्योग धंधे लगता है, बड़े बड़े उद्योग धंधा या कारखाना की स्थापना होता है, तो लोग उसमें काम करने के लिए जाते हैं और उसी के आसपास में बस जाते हैं, और उन्हें कह सकते हैं कि बस तो जाते हैं लेकिन उन्हें अच्छी सुविधाएं नहीं मिलता है, तो वो उसी तरीका के कह सकते हैं कि बस्ती में रहना शुरू कर देते हैं, तो उसे स्लम या गंदी बस्ती का नाम दे दिया। तो ये सब ध्यान रखेंगे, और फिलहाल अभी जो बताया गया उसको ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन था जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।